है धर्मेंद्र मलिक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। होने वाले जी, धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार कह रही है कि ये कानून है। क्या आपको इसमें कोई कृषि सुधार नज़र आते हैं या सिर्फ़ ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं? देखिए पूर्णिमा जी, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है कॉर्पोरेट बनाम किसान है। ये सरकार वर्सेज किसान नहीं है। सरकार वर्सेज किसान होती तो अभी तक इसका कोई हल निकल गया होता। सरकार पहले दिन से अपनी बात पे अड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि संशोधन के बहाने किसानों को मना लिया जाए और जो किसानों की बेसिक डिमांड है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाए। देखिए देश में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका एमआरपी निर्धारित हो और वो एमआरपी से नीचे बिकती हो। बिस्किट का पैकेट अगर 5 रुपए का पार्ले जी का है तो 4 रुपए में कोई उसको खरीद नहीं सकता, चाहे वो खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए। तो ये एक ऐसी व्यवस्था देश में है कि कहने के लिए किसानों को समर्थन मूल्य है, लेकिन कभी समर्थन मूल्य किसान को मिलता नहीं है। अब बिल्कुल। अगर आप डाटा देखें तो 6 से 7% खरीद करती है सरकार, जिसमें समर्थन मूल्य मिलने की गुंजाइश है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि वो भी हरियाणा और पंजाब में मिलता है। बाकी जो एपीएमसी है, कहीं पे इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है एपीएमसी का कि वहां पे समर्थन मूल्य मिले। पंजाब और हरियाणा की जो मंडी है वहां समर्थन मूल्य पर खरीद होती है। किसानों ने बड़ी मेहनत से, वहां की राजनीतिक जो भी मजबूरी रही हो उस समय, या हरित क्रांति का दौर था, तो देश को अनाज चाहिए था। तो देश को अनाज चाहिए था तो गेहूं और चावल कहाँ पैदा हो सकता था? जहाँ नहरें हो, सिंचाई के साधन हो, पानी की उपलब्धता हो। तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में हरित क्रांति के दौर में खरीद का सिस्टम चालू हुआ, एपीएमसी को लागू किया गया। एपीएमसी के लागू होने के बाद फिर किसानों को कुछ राहत मिली। अब जाइए दूसरे राज्यों में, किसान को ये भी नहीं पता है कि समर्थन मूल्य है क्या चीज। 2007 में बिहार में जब इस मॉडल को लागू किया गया तो इसी तरह की बातें की गई थी। आज बिहार के किसान की आप स्थिति देखिए, जो एक पारिवारिक जो आय है बिहार के किसान की, देश में वो 4,000 रुपए के आसपास है, और पंजाब के किसान की 14,000 रुपए महीना के आसपास है एक परिवार की आमदनी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और मैं आपको बताऊं कि अब जो कॉरपोरेट है, कोरोना काल के बाद जिस तरह से लगा कि हर चीज रुक गई, फैक्ट्री रुक गई, मंदिर रुक गए, मस्जिद रुक गई, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कुछ नहीं चला, लेकिन किसान की खेती चलती रही। और अगर घर में बेसिक रिक्वायरमेंट थी तो वो अन्न की थी, अन्न की थी या सब्जियों की थी। तो इससे कॉरपोरेट को एक सहज बहुत बड़ा अंदाजा हो गया कि हर चीज के बिना देश चल सकता है, लेकिन अन्न के बिना देश नहीं चल सकता। तो जो गिर दृष्टि है वो लगी हुई है एग्री बिजनेस पे। और जो ये मॉडल है पूरा का पूरा एग्री बिजनेस मॉडल लागू करने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास था। जैसे पंजाब और हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन खरीदी गई, वहां पे 3 साल पहले से ही गोदाम स्टेब्लिश करने का काम शुरू कर दिया। आज वो गोदाम बनकर तैयार है। तो इसका मतलब कॉरपोरेट को पता था कि इस तरह के कानून आ सकते हैं जिसमें खरीद करना आसान जी, होगा। तो बिल्कुल। इसीलिए ये सब व्यवस्था लागू की गई। और इसमें हुँ, किसानों की तो सबसे छोटी सी डिमांड है। देखिए आप भी जो आटा खाते हैं वो 40 रुपए किलो का है, और किसान को जी, उसी गेहूं का 15 रुपए किलो नहीं मिलता। तो केवल हुँ, पैकिंग और पिसाई का खर्च इतना नहीं हो सकता कि मिलर्स का हुँ, बेनिफिट डबल कर दिया जाए। मेरा ये मानना है कि जी, 20% से अधिक ट्रेडर्स का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। आज हो क्या रहा देश में, किसान को फसलों का मूल्य नहीं मिलता, वो लुट रहा है। और वो भोगता है कि उसको सस्ता नहीं मिल रहा है। किसान की मजबूरी है कि उसको खेती भी करनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग वो कर नहीं सकता। अगर वो डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, उसके पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि वो किसके घर में बेचे या किस शहर में जाके बेचे घर घर, उसकी खेती बंद हो जाएगी। तो कुछ चैलेंजेस हैं। कहना बहुत आसान है कि किसान सीधे क्यों नहीं बेच सकते। तो मेरा ये भी सवाल है कि भाई किसान सीधे नहीं बेच सकते तो उपभोक्ता तो सीधा खरीद सकते हैं। ये एक बीच का गैप है जिसमें समय नहीं है। बीच का गैप इतना बड़ा हो गया कि किसान, ट्रेडर और उपभोक्ता के बीच का जो बेनिफिट है वो 2 गुने से जी, ज्यादा हो गया है। और वो यही लड़ाई आज देश में है कि किसान अपना हक मांग रहा है। वो कोई गलत मांग नहीं कर रहा। उसका कहना है कि जी, सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, उपभोक्ता उसको पे भी कर रहा है, लेकिन वो बेनिफिट जा कहाँ रहा? न तो वो उपभोक्ता को लाभ हो रहा, न किसान को लाभ हो रहा। तो इसीलिए जो है ये सारा का सारा एक माहौल है। ये 7 साल से सरकार ने किसान से बात नहीं की,
पिछले 40 दशक में जो है 4 दशक में 40 वर्षों में किसानों की अनदेखी की जाती रही सरकारों द्वारा, और वो केवल इस नाम पे की जाती रही कि जो गरीब लोग हैं देश में उनको अनाज सस्ता मिले, इसलिए जो है अनाज के दाम नहीं बढ़ा पाए, और उसका कारण सफर करता रहा किसान। आज ये किसान का बहुत लंबे समय का गुस्सा है जो दिल्ली में फूटा है। आप देखिए कि कोई आसान बात नहीं है, कहना बहुत आसान होता है, जिस तरह से लोग रात गुजारते हैं, कोई लकड़ी के बिल्कुल, अलावा जला के बिल्कुल। रात जी, गुजारता है, कोई तंबू में जिस दिन सो से के रात गुजारता है, सड़क पे शीतलहर है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2-3 राज्यों के किसान हैं। पहले तो उन लोगों को देश में आंदोलन दिखाई नहीं देते कि हर राज्य में आंदोलन है। दूसरा मैं कह देना चाहता हूँ कि भाई एमएसपी मिलती है पंजाब हरियाणा और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पे जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, मंडियां हैं, सब कुछ है। तो जिसका हक छीनेगा, जिसने जिस मिठाई का स्वाद चखा है, अगर वो छीनी जाएगी तो वही तो सबसे पहले विरोध करेगा। आज तो एमएसपी के सवाल पे पूरा देश खड़ा है, और सरकार पहले चाहती थी कि मैनेज हो जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ, उसको मैनेज कर लिया गया, आश्वासन दिया गया। बस अब इस बार एक अंतर है कि अगर हम आश्वासन पे मान जाते और इस प्रोटेस्ट को खत्म कर देते तो सरकार वाई वाई लूटती, होना जाना कुछ नहीं था। इस बार बस आंदोलन में इतनी सी बात है कि आश्वासन नहीं, काम कीजिए, कानून बनाइए, किसानों को आप जो है बेनिफिट दीजिए, किसान के भले की बात सोचिए, तो ही हम यहाँ से जाएंगे। तो इसलिए ये आंदोलन इतना लंबा है। जी, कहीं न कहीं जी, कहीं न कहीं सरकार की नीयत पे बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं किसान, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि सरकार की नीयत पर बहुत बड़े सवाल हैं, और इन कानूनों से किसान का भी नुकसान है, आम जनता का भी नुकसान है। आम लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में ये आम जनता को भी नुकसान पहुँचाएगा, कि जिस तरह हम यूपी में भी देखते हैं गन्ना किसानों का पैसा नहीं मिलता, या एमएसपी भी तक नहीं मिलता किसानों को। तो अब ऐसे में आप मंडियों को ले जाके कॉर्पोरेट को सौंप देंगे तो होगा क्या? या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी किसान को कहाँ सिक्योरिटी मिलेगी? कैसे वो कानूनी चक्कर काटेगा? ये सारे कई पेच हैं इसमें। जी। देखिए पूर्णिमा जी, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही। मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कितने लोगों के लिए, पहले तो देश को ये समझना चाहिए। पूरे जो कंपनियां हैं, जो पूरा सिस्टम है, वो 5% टोटल फसलों का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट उनको गेहूं चावल में नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है उनको, जैसे कोई फूल की खेती होगी हॉर्टिकल्चर में, या उनको स्ट्रॉबेरी चाहिए, या मतलब कोई भी ऐसा उत्पाद, जैसे चिली टमाटर चाहिए। चिली टमाटर कहाँ यूज होता है? चिली टमाटर 5 स्टार में यूज होता है। उसका एक साइज होता है, उसका रेट जो होता है वो महंगा होता है, उसका बीज भी महंगा होता है, उस पर लागत भी ज्यादा आती है। तो अगर सरकार ये सोचती हो कि केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाने से, जैसे उन्होंने कहा कि मूल्य पर आश्वासन और करार, तो मूल्य पर आश्वासन, आप जो है टोटल जो होल्डिंग है, टोटल जो हमारी क्रॉप है, 500 से अधिक क्रॉप देश में है, आप टोटल पे तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न हमारे यहाँ से किस रेट में जाता है, और होटल में एक छोटा सा इतने कप में वो मिलता है 80 रुपए का, 100 रुपए का। आपका जो 2 रुपए के मक्का के दाने हैं, वो मॉल के अंदर जब वो तैयार करके और बहुत अच्छे से कवर में उसको लगा दिया जाता है, वो हो जाता है 250 रुपए का। यानी कि 10 रुपए का सामान केवल पैकिंग के बाद आपको 250 रुपए का मिल रहा है, एक मशीन में घुमाने के बाद। वो बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ खर्चा नहीं होता। तो हमारा ये है कि इस तरह के बेनिफिट में आपको किसान को जोड़ना चाहिए, और हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी हमारा अधिकार है, सरकार उसको घोषित करती है, हमको एमएसपी मिलना चाहिए। ऐसा ऐसी ही तो डिमांड्स है किसान की। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैं बताऊं, देखिए कारपोरेट का आप दबाव देखिए। इस देश में लोकतंत्र है और संविधान है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो लोकतंत्र की दुहाई देता है, संविधान की दुहाई देता है। संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति का, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसको अगर कहीं न्याय नहीं मिलता तो वो कोर्ट जा सकता है। सरकार ने सबसे पहले इस एक्ट में जो है कोर्ट जाने की जो स्थिति थी, उसको जो है उसने रोक दिया। तो अगर कोर्ट जाने का मौलिक अधिकार भी आप छीन रहे हो, तो आपकी नियत पे सवाल खड़ा होता है। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो फल हैं, सब्जियां हैं, आप उन पे कॉन्ट्रैक्ट कराइए, उन पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं। अब इसमें जैसे आपने एक बात कही, मैं उपभोक्ताओं को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपके यहाँ अच्छी मतलब डिबेट ये रहती है
कि आपके यहाँ चिल्लाने वाले लोग नहीं रहते, तो इसके माध्यम से संदेश भी अच्छा जाता है। देखिए, एक कानून है, उस कानून के तहत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया गया है। उसमें ये कहा गया है, एक तरह से स्क्रैप कर दिया गया उसको। हाँ, नहीं, उसमें ये कहा गया है कि भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी। तो मैं देश के जो नागरिक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप जरा देखिए, मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भंडारण से रोक हटेगी तो नुकसान किसका होगा। एक सीमा थी देश में, जब महंगाई आती बढ़ती थी तो हमारे पास एक कानून था कि भंडारण की जो सीमा थी, वो लिमिट थी, उसको तय कर दी जाती थी। अभी मैं आपको दो बात बताऊं, इस सरकार का कोई भी कानून स्टैंड नहीं करता है, ये भी हमको समझना जरूरी है। अगर पूरे देश का अनाज 3 कंपनी खरीद लेती हैं और अपने गोदाम में स्टोर कर लेती हैं और उपभोक्ता को कह दिया कि हम तो 50 रुपए बेचेंगे, जब किसान के घर नहीं रहेगा तो उपभोक्ता को 50 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो प्रहार है वो उपभोक्ता के हितों पर होगा। किसान का तो जो होगा होगा, लेकिन उपभोक्ता को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये 2-3 साल में उपभोक्ताओं के सामने आ जाएगा अगर इस कानून में बदलाव नहीं हुआ। इसका किसान से क्या लिंक? किसान भंडारण नहीं कर सकता, उसके पास 10 कर्जे हैं, बेटी की शादी करनी है, घर में कोई बीमारी है, दूसरी चीजें हैं। आज भी देश में उस तरह का किसान है कि अगर एक मेहमान घर में आ जाए तो उसकी चारपाई किसी गांव में एक सरपंच या कोई अच्छा घर होता है उसके घर में व्यवस्था करता है। ऐसे भी राज्य हैं जो किसान एक चारपाई की जगह घर में फालतू नहीं है उसके पास, तो वो फसलों का भंडारण कहाँ से कर पाएगा। और दूसरा मैं ये कहूँ कि किसान पे इसकी रोक नहीं थी। इसका उदाहरण ये है कि आलू और प्याज के देश में दाम बढ़े। आलू प्याज के जब देश में दाम बढ़े तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चिट्ठी जारी की कि फला तारीख तक आपको जो है कोल्ड स्टोर से सारा आलू निकालना पड़ेगा। भाई, जब आपके केंद्रीय कानून ने ये कह दिया कि भंडारण पर रोक नहीं है, आप कोई भी भंडारण कर सकते हो, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों आदेश जारी करना पड़ा? उसका कारण था, कोल्ड स्टोर से आलू जो है सप्लाई चेन के हिसाब से, सप्लाई आपूर्ति के हिसाब से नहीं निकाला जा रहा था। लोगों ने जो है उसको वहां पे स्टोर कर लिया था। आलू के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे थे, तो अगर उसको ना निकाला जाता तो उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ रहा था। तो आप देखिए कि सरकार को एक केंद्रीय कानून को एक भाजपा शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री को ही चुनौती देनी पड़ी। दूसरा, सरकार ने कहा कि कोई भी किसान कहीं भी फसल ले जाकर बेच सकता है। ठीक है, आपने ये कानून जब देश में लागू किए तब तो आंदोलन भी नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता के माध्यम से कहते हैं कि मैं हरियाणा में दूसरे राज्यों की फसलें बिकने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश के किसान जो हर बार अपनी फसलें आसपास के जो बॉर्डर का किसान था जो हरियाणा में बेचता था, उसको जो है करनाल पानीपत के यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया, पलवल के बॉर्डर पर रोक दिया गया, किसान की ट्राली वापस कर दी गई। भाई, जब भारत की सरकार ये कह रही है कि आप अपनी फसल कहीं पे बेच सकते हो, तो आपने हरियाणा में ऐसे क्या किया? तो मेरा ये कहना है कि जितने तर्क भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान हित में गिनाए जा रहे हैं, उन सारे तर्कों को उनकी ही सरकार ने खारिज कर दिया। तो इस कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये किसान के लिए लाभकारी हो या उपभोक्ता के लिए लाभकारी हो। इसलिए हम कहते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए। जो लोग कानून को पढ़ते नहीं, जानते नहीं, वो कहते हैं कि भाई कैसी बात है, किसानों की कैसी मांग है। हमारा ये कहना है कि कोई एक बात तो हो। जब इस कानून में कोई ऐसी बात है नहीं जिससे किसान और उपभोक्ता का लाभ होता हो। भाई, पहले ही आप जो है हिमाचल में सेब और तमाम चीजों पर अडानी का कब्जा करा चुके हैं। अब अडानी के गोडाउन से निकलता है, अडानी वहां से किसानों से खरीद के अपने स्टोर में डंप करता है, वहां से सेब को निकालता है, तो उसने मेंटेन कर दिया एक प्राइस। तो देखिए, ये देश जो है, आप ये समझिए कि 130 करोड़ जनसंख्या का देश है। कंपनियों की दृष्टि देखिए, उनको पता है कि अगर 1 किलो टमाटर भी एक घर में लगता है और 1 रुपए का भी बेनिफिट आपको मिला, तो कम से कम पर डे की कमाई कितनी हुई? 80 करोड़ कमाई होगी उनकी। अगर 80 करोड़ मान लें, तो सारा का सारा खेल जो है वो कॉरपोरेट के लिए है। अब भंडारण का लाभ किसको मिलेगा? कॉरपोरेट का। एनी पैन कार्ड होल्डर, यानी कि कंपनी को अब ना तो एपीएमसी में रजिस्ट्रेशन कराना, बस पैन कार्ड कंपनी के पास होगा, वो जाके खरीद कराएगा। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने बात कही। आज तक का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारा ये अनुभव है कि ये कंपनी आई पेप्सी को, पंजाब में उसने करार किया। आलू की जब कीमतें थी तो उसने किसान से शर्तों के अनुसार आलू खरीद लिया।
एक बार उसकी कीमतें कम होगी, आलू की कीमतें नहीं रही देश में, तो उन्होंने एक साइज फ्रेम ले आए कि भाई 80 mm का आलू होगा तो हम खरीदेंगे। वो उस पर लगा दिया, मशीन से उसको कर दिया। तो ग्रेडिंग में क्या हुआ कि किसान का 60% तो बच गया। देखिए, खेती जो है या सब्जी या अन्न, ये कारखाने में पैदा नहीं होता। इसका कोई एक मतलब कारखाने के अंदर स्पेसिफिक कोई खांचा नहीं है कि उसमें तैयार किया जा सके। ये जमीन में पैदा होता है, खुले आसमान के नीचे होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तो हमें यही है कि भाई ग्रेडिंग की बात आपने कही नहीं, मतलब जो न्याय प्रणाली है या तमाम चीजें हैं। पहले दिन ही आप कह रहे कि विवाद जो है एसडीएम स्तर पे जाएगा। अरे न्याय दिखता नहीं, न्याय मिलता हो, हम उस व्यवस्था की मांग करते हैं। अब अगर आप कह रहे हैं कि गांव से ही कोई खरीद सकता है, तो आप गांव स्तर पर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें जिसमें किसान को न्याय मिले। हम तो ये चाहते हैं कि एसडीएम के भी ना जाना पड़े। तो बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए ये सब चीजें सरकार के पास जवाब नहीं है। 6 मीटिंग हो चुकी है। सरकार ये चाहती है कि किसान संशोधन पे राजी हों, और संशोधन पे भी जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आए हैं, मैं टीवी के माध्यम से बता दूं, हर प्रस्ताव में लिखा है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो लागू कर सकती है। यानी कि केंद्र में जो कानून है वो बनाएगी भारत सरकार। और जो मतलब किसान और सरकार के बीच मतभेद हैं, उन विषयों पे फैसला लेना है राज्य सरकार को। यानी कि एक बार हम केंद्र में लड़ें, फिर हम राज्य में लड़ें राज्य की सरकारों से। तो फिर सरकार यही लिख दे कि ये कानून अगर आपको लागू करने हैं तो ये राज्य का अधिकार है। वैसे कृषि है भी राज्य का अधिकार। तो ये फुटबॉल बुलाने की स्थिति है। आज की सरकार गंभीर नहीं है, मीडिया के माध्यम से कुछ और बातें करती है, मीटिंग के अंदर कुछ और बात करती है। बस सरकार टाइम पास कर रही है किसानों के साथ कि किसी तरह से थके किसान घर वापस चले जाएं। जी। तो सीधा सीधा ये जो कानून बने हैं, ये कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव के, उनके नजरिए को ध्यान में रखते हुए बने हैं, और किसानों के बारे में क्योंकि सरकार लंबे समय से ना सोच रही थी, और इन कानूनों के मामले में उन्होंने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है, मतलब किसानों को दयनीय स्थिति में लाने की तरफ धकेल दिया है। तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है धर्मेंद्र मलिक जी, कि क्या जो किसान बार बार ये आशंका जता रहे हैं कि उनकी मंडियों को, किसान की मंडियों को छीनकर सरकार कॉर्पोरेट को दे रही है, और ये सबसे बड़ा डर है किसानों में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब ये सरकार इस कानून को लेकर आई तो बड़े बाजे गाजे के साथ ये प्रचार किया गया कि वन नेशन वन मार्केट, यानी कि एक देश एक बाजार। देखिए, किसान की मांग ये है ही नहीं, ना एक देश हो सकता ना एक बाजार हो सकता। हजारों मंडियां हैं, हजारों स्थितियां हैं। तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि एक देश एक बाजार, लेकिन जब सरकार उसी नीति को कागज पे लाती है, पॉलिसी पे लेकर आती है, तो पॉलिसी का जो पर्दे के पीछे का खेल है वो कहता है कि एक देश दो बाजार। आपने कानून के अंदर ये लिखा एपीएमसी के कि जो सरकारी मंडियां होंगी उन पर, उनमें जो क्रेता होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि वो पहले भी लगता था, अब भी लगेगा। किसान पे कभी कोई टैक्स नहीं लगता। मंडी में जो खरीद करता है उसको 1% या जो भी, मतलब राज्य की अलग अलग स्थिति है, पंजाब में एक खर्चा 6-7% तक हो जाता है, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका भी रूरल डेवलपमेंट में ही वो काम आता है। बच्चों को छात्रवृत्ति देती है, किसानों के बच्चों को मंडिया, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनवाती है, तमाम चीजें हैं, वो भी एक पहलू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह लिखा गया कि जो सरकारी एपीएमसी यार्ड होगा उस पर क्रेता पर टैक्स लगेगा, और जो बाहर, जो मंडी से बाहर जो खरीद होगी या कोई अपना प्राइवेट यार्ड बना लेता है तो उस पर क्रेता को कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो जब क्रेता को मंडी के अंदर टैक्स देना होगा तो वो मंडी में क्यों रहेगा? वो तो मंडी से बाहर जाएगा, उसकी तो रोज बहुत सारी खरीद है, वो अपना एक प्राइवेट यार्ड, एक प्लाट खरीद के दुकान टाइप बना लेगा, वहीं खरीद करेगा। मंडी के अंदर क्या करेगा? तो उससे मंडियां हो जाएंगी वीरान। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये किसान के दम पे ही खड़ा हुआ है, मंडियों का स्ट्रक्चर। तो कुछ समय बाद एक रिपोर्ट आएगी कि हमने किसान को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध करा दिया है, अब देश में मंडियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से निजीकरण का दौर है, जिस तरह से, मैं दूसरे दलों की तरह बात नहीं करना चाहता, जिस तरह से तमाम चीजें जो नवरत्न कंपनियां थी उनके निजीकरण तक की बात देश में कहीं जा रही हैं, या जिस तरह से एयरपोर्ट तक जो है दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए गए हैं, तो क्या गारंटी है कि कल हमारी मंडियां भी निजी हाथों में नहीं सौंप दी जाएंगी? क्योंकि सरकार का एक कागज आएगा, वो कहेगा कि मंडियां अब सफेद हाथी हो चुकी हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
तो कॉर्पोरेट क्या करेगा, जब तक सरकारी मंडियां होंगी तब तक तो वो खरीद करेगा। शोषण जब शुरू होता है, जब सरकारी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, जैसे ही मंडियां खत्म होंगी तब हमारा शोषण शुरू होगा। और उस समय हमको केवल एक हथियार बचाएगा कि समर्थन मूल्य से कम पर खरीद जुर्म होगा। अगर ये एमएसपी ट्रेडर पे लागू नहीं होता तो फिर देश के किसान को शोषण से कोई बचा नहीं सकता। न सरकार बार्गेनिंग की स्थिति में किसान रहता है, न सरकार की इतनी ताकत है कि वो इसको खरीद सके। तो मेरा ये कहना है कि इसमें एक कमेंट कोई आ रहा था, वो चला गया। जी नहीं, हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जब आप जो है एक देश एक बाजार की बात करते हैं और 2 तरह का टैक्स लगाते हैं, तो ये तो एक देश 2 बाजार होगा ना। हम आपसे एक मांग करते हैं, एक देश एक मूल्य। अगर गेहूं जो है यहाँ पे 18 रुपए किलो है तो दूसरी जगह भी 18 बिके, बिहार का गेहूं भी 18 बिके, मध्य प्रदेश का गेहूं भी बिके, उत्तर प्रदेश का गेहूं भी बिके। तो जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य है वो बिकना चाहिए। जी, इसमें ये एक सवाल ये आ रहा है कि बिचौलियों के कारण ना तो किसान को उनके फसल की पूरी कीमत मिलती और ना ही उपभोक्ताओं को लाभ होता। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा बिचौलियों को होता था, और अब जब सरकार एपीएमसी को सुधारने और बिचौलियों को हटाने की व्यवस्था कर रही है, तो फिर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से बिचौलियों को हटाने की बात होती रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार बिचौलिए को जो हटाने की बात कर रही है वो बहुत गलत है। सरकार साबित करके तो दिखाए कि बिचौलिए हट रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन करवा के देश में जो है 1 लाख से बिचौलिए ज्यादा नहीं होंगे, और आज पूरा देश ट्रेडर बना दिया यानी पैन कार्ड की बात करके। तो इससे बिचौलिए कम होंगे या ज्यादा होंगे? बिचौलिए खत्म करने का एक ही रास्ता है कि सरकार खुद खरीद करे, जो सरकार नहीं कर सकती। या सरकार जो है सहकारिता मॉडल को बढ़ावा दे। सरकार कोऑपरेटिव मॉडल को क्यों बढ़ा रही है? दुनिया में कोऑपरेटिव मॉडल ही एक हल है जो किसानों को बेनिफिट दे सकता है। कॉर्पोरेट मॉडल हल नहीं है। कॉर्पोरेट मॉडल से तो आप ये 6 दशक का मॉडल है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में आज जो है प्रत्येक किसान कर्ज बढ़ता जा रहा है। वहां पे ये मॉडल फेल हो चुका है पूरी तरह से, और वो वहां पे ये मॉडल फेल हुआ है जहां भारी भरकम सब्सिडी है। मैं लोगों को एक बात और समझा देना चाहता हूं कि आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। जो एग्री पॉलिसी है उनको आपको देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो WTO के अंदर है उसको आप पढ़ना पड़ेगा। ये कहने में बहुत अच्छी बातें हैं कि सरकार जो है बिचौलियों को हटा रही है, ये कॉर्पोरेट कंट्रोल है, ये कॉर्पोरेट नियंत्रण है। वो इतने बड़े बिचौलिए, इतनी बड़ी साम्राज्यवादी कंपनी खड़ी हो जाएंगी कि बिचौलिए तो उनके आप सामने ही खुद भी नहीं टिक पाएंगे। पूरा कंट्रोल जब उनके हाथ में होगा तो ना तो किसान के हित में है, ना उपभोक्ता के हित में है। साम्राज्यवादी ताकतें केवल शोषण पर आधारित हैं। उनको सस्ता कच्चा माल चाहिए, सस्ती उनको लेबर चाहिए। और जो भारत सरकार का एजेंडा है, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, सभी सरकारों का, कि खेती से छोटे किसानों को हटाया जाए और सस्ती लेबर उद्योग को मिले। देखिए, उद्योग कहाँ लगते हैं? जहाँ ज्यादा, जहाँ पे सस्ती लेबर होगी, जहाँ पे जो है परिवहन की सुगमता होगी, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा और सस्ते मूल्य पे उपलब्ध होगा। तो ये तो चाहते हैं कि एग्री बिजनेस में भी जो है सस्ता माल खरीदने की स्थिति में आए कॉर्पोरेट, और लेबर जब जो है खेती छूटेगी या खेती से लोग बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो लेबर का ही काम करेंगे। वो अनस्किल्ड लोग हैं, वो कहाँ जा सकते हैं? तो मेरा यही कहना है कि ये सिर्फ भ्रम जाल है, कुछ नहीं है। सरकार तो जो मदर डेयरी है या हमारा अमूल है, इस तरह के मॉडल को बढ़ावा दे। अमूल जब दूध खरीद सकता है तो वो किसान से सब्जी खरीद कर सीधा उपभोक्ता को भी प्रोवाइड कर सकता है। वही गाड़ियां हैं, वही चीजें हैं। आप जो है ट्रांसपोर्ट दीजिए, एसी रेफ्रिजरेशन की गाड़ियां दीजिए जिसमें फल सब्जी खराब ना हो। आप किसान को स्टोरेज दीजिए मंडी के अंदर, ऐसे स्टोरेज दीजिए कि अगर उनकी फल सब्जियां आज मूल्य नहीं मिल रहा है तो 1 हफ्ते बाद बेच लें। अब पहाड़ में क्या होता है, अगर किसान ऊपर से नीचे मंडी तक किसी तरह से अपनी फसल ले आया और उसको मूल्य नहीं मिलता तो वो उसको वहीं फ्री में छोड़ देता है। कारण ये है कि अगर वो उसको वापस लेके ऊपर जाए तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो 4 गुना हो जाता है। तो देश में आवश्यकता कुछ और है, सरकार करना कुछ और चाहती है। जी, तो कहीं ना कहीं किसानों के जो
कंसर्न है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको नहीं समझ रही है या समझना नहीं चाह रही है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सरकार मीडिया में कुछ और बात करती है, जब किसानों से मीटिंग होती है तब बात कुछ और होती है। तो नियत पे शक है, कॉर्पोरेट के नजरिए से नीतियां बनी हैं या कानून लेकर आई सरकार। तो इस तरह से एक तरफ जब आपको लग रहा है कि सरकार ये कह रही है कि एक तरफ ऐसा लग रहा है कि एमएसपी को जारी रखने की वो लिखित रूप में देने को तैयार है, तो भी आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, या सरकार सिर्फ ये कह रही है और ऐसा अगर कर पाएगी या नहीं करेगी, या बाद में कुछ आपको लगता है कि इससे पलट जाएगी? देखिए पूर्णिमा जी, जो एमएसपी की व्यवस्था जारी है उससे देश का किसान पहले ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एमएसपी पे खरीद ही नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कहा था कि केवल 6% कुल उत्पादन का भारत सरकार खरीदती है, और उसमें भी बहुतायत में जो है गेहूं और चावल। कहीं पॉलिटिकल दबाव होगा तो कभी कपास की खरीद कर लेंगे, या कभी बाजरे की खरीद हो जाएगी, या कभी सरसों की खरीद हो जाएगी, लेकिन बेसिक गेहूं और चावल की खरीद होती है। तो बाकी जो फसलों का किसान है, 500 फसलें देश में उगाई जाती हैं। साउथ में रागी भी है, बाजरा भी है, इसबगोल भी है, जीरा भी है, सभी चीजें हैं। उन किसानों को कभी समर्थन मूल्य जो है मिला ही नहीं। और आप किसी भी देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी को देख लें, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे खेती किसानी जो है या तो सपोर्ट प्राइस से चलती है या भारी भरकम एग्री सब्सिडी से चलती है। इस देश में ना तो सपोर्ट प्राइस मिलता और ना यहाँ पे किसान को सब्सिडी है। किसान के नाम पे दूसरों को सब्सिडी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी तो वो कारखाना मालिक को मिलेगी, किसान के नाम लिखी जाएगी। एफसीआई की जो सब्सिडी होगी, जो ट्रांसपोर्ट में व्यवसाय होता है, वो किसान के नाम पे लिख दी जाती है। किसान से 18 रुपए खरीदा और उनका ट्रांसपोर्ट मिला के और बोरी और ये सब चीजें जो खर्चा हुआ वो 25 रुपए या 22 रुपए का हुआ, तो वो सब्सिडी किसान के नाम पे लिख दी जाती है। तो यहाँ पे जो है देश में बड़ी मतलब उल्टी एक व्यवस्था है। तो हमारा ये कहना है कि हम इस व्यवस्था से दुखी हैं, तभी तो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप घोषित करते हो, या तो भारत सरकार ये कहे कि भाई हम एमएसपी घोषित नहीं करेंगे, या फिर भारत सरकार को ऐसा कानून तो बनाना ही होगा कि जो हम घोषित करते हैं कम से कम वो किसान को मिले, क्योंकि ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। अब वो कहते हैं कि कौन खरीदेगा तो भाई जब ये मिनिमम है तो मिनिमम पर तो खरीद करनी पड़ेगी ना। अगर अगर ये रेट जो है मैक्सिमम होता तो बार्गेनिंग की पावर थी। इसका तो एमएसपी का सीधा सीधा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि इससे कम पर आप नहीं खरीद सकते। तो अब जब ट्रेडर एक बाजार खुल रहे हैं देश में, एपीएमसी मॉडल एक्ट में बदलाव हो रहा है, और आप जो है इस व्यवस्था को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं कि कोई भी खरीद कर सकता है, तो हम केवल ये सुरक्षा कवच के रूप में एक कानून चाहते हैं। 3 कानून ये लेकर आए हैं। एक कानून हम चाहते हैं कि जो सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है उस पर देश में खरीद जो होगी उससे कम पर खरीद को अवैध माना जाएगा, वो जुर्माना होगा या उसमें सजा का प्रावधान हो सकता है। तो हम इतनी सी तो बात चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो उपभोक्ता इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, एक उपभोक्ता मुझे ये बताए कि उसको गेहूं एमएसपी से कम मिली हो जी, वो खरीदने जाएगा तो हमेशा उसको ज्यादा ही मिलेगी। रही बात दूसरी गरीब आदमी की जो बात करते हैं, इस देश में सरकार जो है पीडीएस में खरीद करती है। पीडीएस में खरीद करने के बाद जो है वो सस्ता गरीबों को देती है। तो हम उस सब्सिडी के विरोधी थोड़ा है। सरकार तो उन लोगों को चाहे खरीद दे, हमारा खरीद ले सरकार, फिर उसको कहीं दे, हमें क्या मतलब है उस बात से। दूसरा ये कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसमें इन्होंने संशोधन किया है, उसमें एक बात और लिखी है कि जैसे कि अभी खरीद मतलब देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जारी है जी, यानी भविष्य में पीडीएस को भी खत्म किया जा सकता है। एफसीआई को आप देखिए, एफसीआई देश में खरीद करती है। एफसीआई का जो ट्रेड डिफिशिएंट है, यानी कि एफसीआई का घाटा 4 लाख करोड़ 4 लाख हजार करोड़ हो चुका है। जब से ये सरकार आई पिछले 4 साल से एफसीआई की सब्सिडी रिलीज नहीं हुई। एकमात्र एजेंसी है जो लघु बचत योजना से कर्ज लेकर आज देश में अनाज खरीदी करती है। अगर वो बंद हो गई तो इस देश का किसान कहाँ जाएगा। सरकार कह देगी कि एफसीआई की स्थिति नहीं है, वो खरीद नहीं कर सकती। अब होता क्या है देखिए कि सरकार मतलब एफसीआई खरीदती है, जैसे 1870 का मोटा धान उसने खरीदा, यानी कि 18 रुपए 70 पैसे किलो खरीदा,
और गेहूं उसने 1800 रुपये यानी कि 18 रुपये किलो खरीदा, तो उस पर ट्रांसपोर्ट है, सेंटर का खर्चा है, राज्य सरकार के टैक्स हैं, मतलब ये सब होने के बाद उसको 24-25 रुपये एफसीआई का खर्चा आता है 1 किलो की खरीद पे। अब वो 1 किलो की खरीद उसको 25 रुपये में हुई, और वो बेचती कितने में है? 2 रुपए किलो का गेहूं, 3 रुपए किलो का चावल। तो उसके जो बीच का गैप होता है उसको सब्सिडी के तौर पे भारत सरकार रिलीज करती है। 4 साल से उनको एक पैसा नहीं मिला। अगर पैसे उनको मिल भी जाए तो उन पर जो ब्याज है, आज इतना ब्याज एफसीआई पे लग चुका कि एफसीआई बंद होने के कगार पे है। 2-3 रिपोर्ट भारत सरकार की आ चुकी हैं कि भारत सरकार को खरीद बंद कर देनी चाहिए। तो भारत सरकार जो 6% खरीदती है उससे भी हटना चाहती है। तो हमारा तो बस एक ही तो सवाल है ना कि एमएसपी को आप भाई सरकार पर तो लागू है, जो सरकारी एजेंसी खरीद करती है वो एमएसपी पे करती है, आप इसको ट्रेडर पे भी बाइंडिंग कर दें। इसमें कोई गलत बात हो या गलत मान हमारी हो तो कोई बताए। जी, बिल्कुल। तो इसका दूसरा पहलू मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह बात हो रही है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ 2020, उसमें ये कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में भंडारण में, कोल्ड चेन में निवेश बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा। आपने कई इसके पहलुओं पर बात की, तो आपको इस नियम में संशोधन से क्या परेशानी है? नहीं देखिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। इससे बेसिक परेशानी उपभोक्ता को, और मैं आपको बता दूं कि हम भी 90% उपभोक्ता हैं। अगर हम गेहूं चावल का उत्पादन करते हैं तो हम कपास खरीदते हैं सर्दी में रजाई के लिए, हम रसोई में खरीदते हैं, हम जो है तेल खरीदते हैं, या तमाम हम तो इसमें उपभोक्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात हम इसलिए करते हैं कि तीनों कानूनों को क्लब करके देखो तो टोटल कॉर्पोरेट के बेनिफिट के लिए है, ना करे सरकार। उपभोक्ता मरेगा, उपभोक्ता जाने या वो जाने, लेकिन भाई हम तो उनके फायदे की बात कर रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दो, तुम चाहे कुछ भी कर लो। हमारा बेसिक सवाल एमएसपी का है, हमारी खरीद एमएसपी पे हो जाए तो बात खत्म हो जाती है। जी। सीधा इसके अलावा ये भी है, सरकार का ये तर्क है कि कृषि क्षेत्र में सुधार जरूरी है क्योंकि इससे पूंजी निवेश बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, चाहे खाद्य प्रसंस्करण की बात हो, चाहे मार्केटिंग की व्यवस्था हो, वो बेहतर होगी। ये कानून जरूरी है ताकि उपज बढ़े, रख रखाव बेहतर हो, राष्ट्रीय बाजार मिले, किसानों को इनकी आय बढ़े। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? नहीं देखिए पूर्णिमा जी, हरित क्रांति से पहले बाजार अच्छे थे। अब देश का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आज जो नए लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं उनको बता दूं कि जब 65 का दौर था, देश में अन्न की कमी थी, तो किसान के लिए बाजार बहुत अच्छे थे। सरकार को किसान देना पसंद नहीं करता था एमएसपी पे जो खरीद होती थी। तो उस समय क्या होता था कि किसान के घर में जो अनाज पैदा होता था उसको लेवी बोलते थे। सरकार का जो ये केंद्र लगता था उसको लेवी बोलते थे, और जबरदस्ती सरकार किसान के घर से अनाज निकाल लेती थी। कारण कि देश में अनाज की कमी थी और बाजार में रेट अच्छा मिलता था, और पीडीएस के लिए सरकार को चाहिए था। सरकार फिर हरित क्रांति लेकर आई। सरकार ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम भोजन कीजिएगा, अगर देश की स्वतंत्रता और गुलामी नहीं से मतलब खिलवाड़ नहीं करनी है। लोगों ने उसको माना, किसान ने देश के भंडारण भर दिए। तो हुआ क्या कि हमारी गलती ये हुई कि हमने समझा कि भाई देश में कमी है और भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, तो हमारे किसानों ने जी तोड़ मेहनत की, कर्जा लिया, कर्जे पे ट्रैक्टर लिए, कर्जे पे फर्टिलाइजर्स लिया, कर्जे पे उन्नत बीज लिए। तो हुआ क्या कि उसमें जो हमारा था बेनिफिट वो तो सारा का सारा बैंकों के पास चला गया या निजी कंपनी के। अगर हमने लोन लिया ट्रैक्टर के लिए तो बेनिफिट किसको मिला? ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी को। खाद हमने दिया, फर्टिलाइजर दवाई हमने लगाई, तो वो चला गया जो इनपुट कंपनियां थी उनके पास। किसान को क्या मिला? कर्ज। आप एक सर्वे या स्टेटिक्स है या आप किसी भी राज्य सरकार से पता कर सकती हैं कि हरित क्रांति से पहले किसान कर्जदार नहीं था। आज एक भी किसान परिवार ऐसा नहीं है जिस पर कर्ज ना हो। तो हमारी गलती है कि हमने देश के भंडार भर दिए। जब हमारे पास अन्न नहीं था तो आप लेवी लगाते थे, और आज आप हमको खुले बाजार के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। और फिर जो है कृषि सुधार का और इस बात का लिंक कहाँ है कि किसानों को अगर समर्थन मूल्य मिलता रहेगा तो कृषि सुधार नहीं हो सकते। इसका सीधा सीधा लिंक ये है
कि अगर आपने एमएसपी को बाइंडिंग किया तो जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको अनाज खरीदना पड़ेगा एमएसपी पे, उनके जो बेनिफिट है उसमें कमी आएगी। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये तय है कि केवल एमएसपी पे खरीदना हो, इसलिए जो है लोग इस क्षेत्र के लिए, सेक्टर के लिए निवेश करने को तैयार हैं। जब एमएसपी बाइंडिंग होगा तो इस क्षेत्र में मेरे हिसाब से नहीं आएंगे, या एक डीलिंग है भारत सरकार और कॉरपोरेट के बीच की, भाई हम तो सस्ता खरीदेंगे, आप ऐसा कानून नहीं ला सकते कि आपको एमएसपी देना होगा। जब 3 कानून उनके लिए हो सकते हैं तो एक लाइन हमारे लिए भी हो सकती है। मैं देश के लोगों को यही समझाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। तो ये एक तरह से कृषि सुधार नहीं, कॉर्पोरेट सुधार कानून ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और उपभोक्ताओं के हित में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। किसान ज़ाहिर तौर पर इसीलिए लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, खरी सर्दी में बैठे हैं। दिल्ली में बिना हीटर के आप रह नहीं सकते, ऐसे में खुले में किसान बैठे हैं और हमें दुःख है इस बात का कि कईयों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा इस प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में, किसानों के इस आंदोलन के दौरान। एक सवाल धर्मेंद्र मलिक जी आपके लिए ये भी है, हालांकि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बात कर चुके हैं, फिर भी ये सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि दिक्कत क्या है आपको इसमें, इस व्यवस्था में कम से कम किसानों को एक निश्चित कीमत पर खरीदार की गारंटी है, और कई बार ऐसा होता है कि किसान को उचित कीमत पर ना तो खरीदार मिलते और सड़क पर आलू टमाटर फेंकने पड़ते हैं, यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या क्या नुकसान है, आप संक्षिप्त में बता दीजिए, क्योंकि विस्तार से हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारा टमाटर है, जो प्याज है, जो आलू है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं करने आ रहा। वो तो उनके स्पेसिफिक ब्रांड है और एक लिमिटेड उनकी आवश्यकता है। हर किसान का 5% किसानों का भी भला नहीं होगा। दूसरा मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, जो सरकार का भाव तय करने का फार्मूला है वो है जिससे जो है सरकार को पैसा कम लगाना पड़े, क्योंकि सरकार पीडीएस के लिए खरीद करती है। और जो आलू और टमाटर इनकी बात है, उसका तो सरकार कोई दाम ही निर्धारित नहीं करती। तो एमएसपी को फल और सब्जियों में लाया जाए। और कॉन्ट्रैक्ट में फार्मिंग में हमें जो दिक्कत है वो केवल इतनी सी दिक्कत है कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है C2+50, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में हमारा खर्चा ज्यादा होगा, बहुत महंगे उनके बीज हैं, दवाई वो अपनी देते हैं, यानी कि हमारी इनपुट वैल्यू बढ़ेगी, उत्पादन लागत बढ़ेगी, तो हमको उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। कॉर्पोरेट के लाभ में हमको भी शामिल कर लिया जाए। और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन है C2+50, हम ये चाहते हैं कि करार में स्पष्ट लिखा हो कि C2+80, यानी कि उत्पादन लागत पर 80% जोड़कर किसानों को दिया जाएगा। तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि कोई समझना चाहे तो समझिए, पहला मामला एमएसपी का है। एमएसपी के बाद जो इस तरह की बहुत व्यवस्थाएं है देश में चलती रहती है, कम से कम आप एमएसपी को इंश्योर कीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में हमें, मैंने आपको बताया कि एक तो हमें कोर्ट जाने का अधिकार हो, और मैं तो ये चाहता हूँ कि एसडीएम से भी नीचे न्याय मिले। आप सब लोग बिल पढ़िए, बिल को देखिए और फिर समझिए, जो आपकी क्वारी है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, दिक्कतें क्या हैं। इस तरह के बहुत सो आपको बहुत जगह भी मिल जाएंगे और हम दोबारा फिर चर्चा कर सकते हैं इन विषयों पे। तो मेरा लोगों से कहना है कि आप एक बार उस बॉर्डर पर जाइए, उस किसान को देखिए, जिस किसान की आप मजाक उड़ा रहे हो कि पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। भाई हमारे घर में अनाज है, अनाज से पिज्जा बनता है, अनाज से बर्गर बनता है, और हम कोई भीख थोड़ा मांगने आए हैं, हम तो हकों की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो हम शान से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देश खड़ा है किसान के साथ। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने 10-10 ट्रक कंबल वहां पे भिजवा दिए, और खाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी। तो ये मन से समर्थन है। और वो किसान परिवार के बच्चे जो आज अच्छी स्थिति में हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, वो किस तरह से आके सेवा करते हैं, ये नागरिकों को सीखना चाहिए। किसी आंदोलन का मजाक बनाना बहुत आसान बात है, लेकिन अपने नजरिए से देखना वो एक अलग बात है। मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप एक रात या कुछ घंटे आए, इन किसानों के बीच में गुजारिए, जो आपके मन में शंका है उनका भी समाधान मिलेगा। और जो असली भारत है वो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली के बॉर्डर पर दिखाई देगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल, जो असली भारत है वो दिल्ली के बॉर्डर पर दिखाई देगा। मेरा एक सवाल आपसे धर्मेंद्र मलिक जी, ये इसमें ओवरऑल एग्रीकल्चर पर बात की गई है कि कई समस्याओं से घिरा है कृषि, चाहे पूंजी निवेश की बात हो, चाहे तकनीक की बात हो, चाहे प्रोडक्टिविटी कम की बात हो, चाहे फसलों के डाइवर्सिफिकेशन ना होने की बात हो, चाहे किसान सिर्फ गेहूं और धान उगाता है एक जगह, फिर कहते हैं पंजाब हरियाणा में भूजल स्तर उससे नीचे जा रहा है और
दूसरी तरफ हमें आयात करना पड़ता है तीनों दल। तो भंडारण, कोल्ड चेन ना होने से फसल जो है, सब्जियाँ हैं, फल, वो सब बर्बाद होते हैं। तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा कीमत किसान और काफ़ी हद तक उपभोक्ता चुकाते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? सुधार क्या होनी चाहिए? क्या किसान के पास क्या अल्टरनेटिव मॉडल है? नहीं देखिए, जो बातें कही गई हैं, सबसे पहले तो मैं हुँ, ये कहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी सरकार की है। जी। आपको एक कमरा बनाना है, तो इसकी ज़िम्मेदारी आप क्या कॉर्पोरेट को लेके आएँगे कि मेरे घर पे एक ऊपर कमरा है, आप 2 बना लो, 1 आप रख हुँ, लो, 1 मैं रख लूँगा। हुँ, ऐसा नहीं चलता, जी। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, कमरा आपको चाहिए। तो ये देश की सरकार की ज़िम्मेदारी है कि किसान जिस स्थिति में है, आप जो है भंडारण के लिए आपने अगर कभी भी सपोर्ट किया होता किसान को, आज भी जो किसान जी। के पास भंडारण है, वो पेप्सिको और जो दूसरी कंपनी है, उनको रेंट पे दे रखे। आपका अनाज जी। सड़ रहा है खुले में और आप जो है व्यवसाय कर रहे हैं भंडारण के क्षेत्र में, तो ये सरकार की हुँ, ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात जो है अभी आपने कही कि हुँ, देखिए किसान जो है, किसान को आज तक दयनीय इसलिए बनाए रखा जो प्रोडक्टिविटी की बात कही, हम तो ये उत्पादन भी हुँ, करके पछता रहे हैं। अगर हम अपना उत्पादन 50% कम कर दें, तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। हमको रेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा बाजार में। हुँ, लेकिन सरकार ने प्रोत्साहित किया तो हमने उत्पादन कर दिया। रही बात आयात की, देखिए अभी एक वो बात आई कि क्रॉप पैटर्न क्यों चेंज नहीं करते। जब तक भारत सरकार एमएसपी केवल गेहूं चावल पर देती रहेगी, तब तक आप पैटर्न चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें गारंटी है, श्योरिटी है कि गेहूं चावल लगाया तो 18 रुपए तो मिलेगा ना। मैंने आज मेरा पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का जो किसान है, उसने मक्का लगाया, बाजरा लगाया, उसकी कोई जी, सरकारी खरीद नहीं होती, तो उसकी 22 जी, रुपए किलो की मक्का जब बाजार में 8 रुपए किलो बिकेगी, तो देखिए सरकार को कहीं ना कहीं गारंटी करना पड़ेगा। अगर सरकार कहती है कि आप क्रॉप पैटर्न बदल दिए, तो फिर उस फसल की खरीद की गारंटी भी लेनी होगी सरकार को। क्रॉप पैटर्न एक दिन में जी, चेंज हो जाएगा, लेकिन जी। उसका बाजार कहाँ है? सबसे बड़ी बात ये है बाजार। और दूसरा मैं बता दूं कि क्रॉप पैटर्न क्यों नहीं चेंज होता। हमारे देश में जी, मक्का बहुतायत में थी, सरकार के पास रिपोर्ट थी, लेकिन 5 लाख टन मक्का आयात कर ली गई। इसके दबाव में आयात हुई। एक चिट्ठी ली किनसे, जो ये अपना मुर्गा पालन एसोसिएशन है, जो जी, पोल्ट्री एसोसिएशन है, उसने कहा कि देखिए मक्का की देश में इतनी आवश्यकता होगी और इसके इतना मक्का देश में चाहिए। तो उनकी चिट्ठी पे, मतलब फेक चिट्ठी पे जो है मक्का आयात कर लिया गया। मक्का क्यों आयात किया गया? ट्रेडर के लिए, क्योंकि दूसरे किसी देश में सस्ता मिल रहा था। जहां सस्ता मिल रहा था वहां से आके भारत में डंप कर दिया गया, इसलिए हमारी मक्का का आज दाम नहीं मिल रहे। तो अगर सरकार इस तरह के कार्य करेगी, सरकार के पास डाटा नहीं होगा कि देश में कितने जी, पोल्ट्री हैं, कितनी मक्का की आवश्यकता है, तो किसान तो मरता रहेगा ना। हम केवल जी, सरकार की पॉलिसियों से मर रहे हैं। अभी आपने देश में गेहूं आलू के रेट बढ़े, आपने भूटान को ऑर्डर कर दिया। अब भूटान का आलू जब तक आएगा तब तक हमारा भी बाजार में आ गया। अब वो ऐसे हुँ, समय पर आएगा कि उसमें हम तो मारे जाएंगे। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता कि क्रॉप पैटर्न क्या है, किस समय पे कौन सी फसल बोई जाती है, किस समय पे फसल देश में मिलती है, और जो आप आयात का ऑर्डर करते हैं इसमें कितना समय लगेगा और क्या उस समय तक किसानों की फसल आ चुकी होगी। तो जो नीति निर्धारक हैं, जो बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, वो आईएएस हो सकते हैं, कृषि विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन वो कृषक के बेटे नहीं है, मेरा ये कहना है। उनको क्रॉप पैटर्न नहीं पता, उनको देश में डिमांड एंड सप्लाई का नहीं अंदाजा है, तो इसलिए ये सब किसान मारा जा रहा। तो आप जो है एक बॉडी फ्रेम करिए, उसमें देश के आपका हर कहना है राज्य ये जो का ध्यान रखिए, सरकार का भी जी, प्रतिनिधित्व हो, लेकिन जी, उन किसानों की बात कीजिए। हमारे यहाँ क्रॉप पैटर्न हर 200 किलोमीटर पे बदल जाता है। हुँ, तो इस देश का कृषि इतना बड़ा विषय है कि ना तो यहाँ का ब्यूरोक्रेट इसको समझता, ना यहाँ का राजनेता समझता। ये जलवायु आधारित देश में कृषि पॉलिसी हो, तभी जाके कुछ सुधार होंगे। बाकी ये जो वैकल्पिक सुधार की बात है, जो उदारीकरण की पॉलिसी से कृषि में सुधार नहीं लाया जा सकता। कृषि को जी, डीपली समझना पड़ेगा। अगर कहीं हल्दी का किसान है तो उनको सिकोर करना पड़ेगा। दूसरी जगह जो है रागी का किसान है उसको भी सिकोर करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन पे सरकार की कहीं ना कहीं पहुंच हो, फेक डाटा नहीं, ओरिजिनल डाटा सरकार के पास हो। आयात निर्यात डिमांड एंड सप्लाई से चले, ये मेरा मानना है। जिस देश में, हमारे देश में अगर कोई फसल बहुतायत में है तो उसका जी, आयात ना किया जाए,
जब तक ऐसा सस्ता आयात देश में होता रहेगा, क्योंकि जो आयात है वो कहाँ से है, वो उन देशों से है जहाँ पे भारी भरकम सब्सिडी मिलती है। अगर उनका रेट डाउन भी हो जाता है तो उनको सब्सिडी इतनी मिल गई कि उनको 4 रुपए किलो में भी गेहूं बेच दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्सिडी उनके पास है। तो एक तरफ 100 किलो का पहलवान है, एक तरफ 50 किलो का पहलवान है। आप 100 किलो वाले का मुकाबला 50 किलो वाले से करवाना चाहते हैं तो 50 किलो वाला मारा जाएगा। भाई हमारे देश की स्थिति है, हमारा किसान आज सपोर्ट प्राइस और सब्सिडी के मामले में बहुत कमजोर है। दुनिया में जो आयात करने वाले देश हैं या जिनके पास जो है प्रोडक्शन बहुत डंप हो गई है, जिनको समुद्र में फेंकना पड़ता था, आज वो वैकल्पिक बाजार तलाश रहे हैं। तो WTO में वही कह रहा था कि विश्व व्यापार संगठन की जो पॉलिसी है उसके कारण हमारे देश का किसान मर रहा। जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी, समस्या कहीं और है और उसका समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है और कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने की ये नीतियां हैं, ऐसा किसान मानते हैं। और जहां तक एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट की बात है तो इससे कालाबाजारी घटेगी नहीं, जमाखोरी बढ़ेगी। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है तो इससे किसानों की ये भी कंसर्न है कि वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। जी धर्मेंद्र मलिक जी। जी नहीं, देखिए उसके बाद हर बात के कई आशय होते हैं। तो जब आप अपनी खेती पे अपने मर्जी की फसल नहीं लगा सकते, अपने मर्जी के बीज नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी के से आप जो है उसकी मतलब सिंचाई नहीं कर सकते, तो वो मजदूरी तो है आप, और है क्या। और मेरा ये मानना है, देखिए कहीं बेनिफिट से भी ऊपर देश बड़ा होता है। इस देश में जब नील की खेती हो रही थी तो वो एक अच्छी कैश क्रॉप थी, उसको किसानों को उसको से नुकसान नहीं था। लेकिन नील की खेती के लिए गांधी जी ने कितना आंदोलन किया, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि आज हमारे देश में अन्न के उपजाने की आवश्यकता है, न कि नील की खेती। आज फिर मेरा यही कहना है कि जो कैश क्रॉप्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर फसलें हैं वो हमारी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। अगर देश में जो है गेहूं चावल का उत्पादन पूर्णतः बंद हो जाए तब देश के उपभोक्ता को समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। तो मेरा ये कहना है कि देश की जो है खाद्य सुरक्षा भी सर्वोपरि है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देखिए जब हम अनाज मांगते हैं दूसरे देशों से तो वो तमाम तरह की कंडीशन लगा देते हैं, और कटोरा लेके मैं के सामने खड़ा रहूं ये मुझे बर्दाश्त नहीं। देश का नागरिक एक समय का व्रत रखे प्रत्येक दिन। तो उन चीजों को देखना पड़ेगा कि बैक हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ है। देखिए कोविड में जिले टू जिले, स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री बॉर्डर बंद थे। अगर आपके देश में भंडार नहीं होते तो तब आपको मायना पता लगता कि आयातित अनाज से जो है देश के लिए आप जो है सिक्योर नहीं हो सकते। देश को जो है अगर आपका किसान अन्न नहीं देगा, आपकी खाद्य सुरक्षा जब ही मजबूत होगी जब आप अपने देश में उपजाएंगे। नहीं तो ऐसी कोई महामारी दोबारा कोई आके खड़ी होगी तो आपके पास अनाज नहीं होगा। देखिए तमाम अकाल के समय मृत्यु हुई, लेकिन कोविड में एक मृत्यु भूख के कारण हुई हो तो बताओ, क्योंकि पूरे देश में जो है भंडारण मतलब पूरा था देश के अंदर। और सरकार बड़ी मतलब सरकार एक बड़े एक इस तरह से बात करती थी कि देखिए हमारे पास 2 साल का सफिशिएंट उत्पादन है, यानी कि सरकार इसमें भी अपनी बड़ाई समझती थी। और आज उसी किसान के अगर समर्थन मूल्य की बात है तो किसान में सरकार को आतंकवादी नजर आने लगे। जी तो ये समय समय की बात है पूर्णिमा। तो अब इस कार्यक्रम के अंत में धर्मेंद्र जी मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या अभी ये डेडलॉक की स्थिति आपको लगता है बनी रहेगी? क्या तीनों कानून वापस लिए बिना इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखाई देता? देखिए रणनीति के बहुत सारे पहलू होते हैं। इस 3 कानून की डिमांड के पीछे क्या है वो किसान नेता ज्यादा समझते हैं। रोज बैठकें होती हैं, तमाम घटनाक्रम जारी है, हमें कोई शौक नहीं है। और देखिए मैं एक बात और बता दूं कि हम गैर राजनीतिक दल है, हम संगठन है, हम आंदोलन है, हम राजनीतिक लोग नहीं है। अगर आंदोलन लंबा होगा और सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ेगा या सरकार अस्थिर होगी, इससे हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हम इस सरकार को अस्थिर करने के लिए दिल्ली में नहीं आए हैं, हम अपने हक के लिए आए हैं। सरकार जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना सरकार का फायदा,
और हमारा भी फायदा, हमारे लोग जान गंवा रहे हैं आंदोलन में। हम ये कहते हैं कि सरकार को अगर आगे बढ़ना है तो किसानों की डिमांड्स को खारिज करने के बजाय कुछ कागज में रिटन पे काम तो करे। अगर सरकार एक बार किसानों से डेडलॉक को खत्म करना चाहती है तो सरकार कहे कि देखिए ठीक है, हमने लिख दिया, आप एश्योरेंस पे नहीं मान रहे थे तो हमने कर दिया कि एमएसपी कानून होगा, एक ऑर्डिनेंस ले आए और कहे कि अब आप टेबल पर आइए और 3 जो बिल हैं उनमें जो आवश्यक संशोधन है उस पर बात कर लेते हैं, एमएसपी आपकी जारी रहेगी, ऐसा सरकार ने कानून बना दिया। और जो आपको इनमें संशोधन की आवश्यकता है आप इस पे बात करिए। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से डेडलॉक खत्म होगा, लेकिन सरकार कहीं तो बात करे। सरकार तो टाइम पास कर रही है, खिला रही है किसानों को, लेकिन किसान अब इतना पक्का हो गया, मतलब अब मन से जो है इतना पक चुका कि अगर सब कुछ लुटाने के बाद हमारे किसान परिवार के बच्चे नौकरी तक छोड़ कर आ गए, आंदोलन में लगे हुए हैं। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद खाली हाथ लौटना संभव नहीं है। और सरकार अगर खाली हाथ भेजना भी चाहती है तो सरकार को किसानों के डंडे मारने पड़ेंगे, आंसू गैस चलाना पड़ेगा और उनको गाड़ियों में भरकर उनके घर तक छोड़ कर आना पड़ेगा। इससे कम पे किसान जाने वाले नहीं। जी। एक सवाल और मेरा कि यहाँ पर कई आरोप लगते रहे कि ये पंजाब पर फोकस है या कोई बाहरी ताकतें हैं या कुछ ताकतें हैं जो किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, या यूपी के किसानों पर इस पर फोकस नहीं है। लेकिन आप तो यूपी से हैं, आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका हिस्सा नहीं। जो जितने सारे आरोप लग रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के पास जो है बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सरकार के पास जो है रॉ है, सरकार के पास जो है आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है, एलआईयू है। अगर कोई बाहरी तत्व लगे हैं तो खुलासा करे और उसके जिम्मेदार लोगों को जेल भेजे। तो ये तो सरकार का एक प्रोपेगेंडा है। कमेंट आ कि यूपी के किसान नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि जो भी कमेंट करने वाले होते हैं भाई साहब, इनसे मेरा निवेदन है कि आप गाजीपुर आइए कल, मैं आपको वहीं मिलूंगा, तो देर होगी और आपको जो है यूपी के मुजफ्फरनगर से लेके और इलाहाबाद तक के किसानों को मिलवाऊंगा। आप आंदोलन को दूर से बैठकर दूसरे चश्मे से देखते रहेंगे तो आपको आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं लग सकता। आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपको रूबरू कराते हैं यूपी के और मध्य प्रदेश के किसानों से। जी, तो अंत में धर्मेंद्र मलिक जी, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं? क्या इससे आम जनता को नुकसान होने जा रहा है लंबे समय में, अगर यही स्थिति रही और अगर ये कानून अगर लागू हो गए और जिस तरह से कानून बन चुके हैं, और अगर ये लंबे समय में किस तरह से आम लोगों को ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं? देखिए, अंत में बस मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि अगर आप खाना खाते हैं और आप किसान को मानते हैं कि ये खाना किसान की मेहनत के बाद आपकी थाली तक पहुंचता है, खाली किसान का सवाल नहीं है, ये आपकी थाली का भी सवाल है। आपकी थाली में जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत महंगा होने वाला है, लंबा समय नहीं है, ये कानून लागू हो जाने के 3 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब आपको शायद एहसास हो कि जिस दिन देश में किसान लड़ रहा था, अगर हम उनके साथ खड़े होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। तो मेरा अपील भी है, निवेदन भी है कि अगर हम आपके लिए अनूप जाते हैं तो आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें, एक बार खड़े तो होइए किसान के साथ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मलिक जी, आपने इस विषय पर हमसे बातचीत की और इस समय आप भी बॉर्डर पर मौजूद है और वहां से हमसे जुड़े हैं, और किस तरह से किसान तमाम जिस तरह मौसम भी दिल्ली का बहुत अच्छा नहीं है, इतनी ठंड में आप लोग बॉर्डर पर जुटे हुए और लंबे समय से वहां बैठे हैं, और ये सारे मुद्दे जो है आम जनता से भी जुड़े हैं। तो आम जनता को समझना चाहिए कि ये कानून किस तरह से उनको भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और किस तरह से हमें भी अवेयर होना चाहिए कि सरकार जो फैसले ले रही है उसका टैक्स पेयर्स पर, आम जनता पर, सिर्फ किसानों पर ही बाकी सब पर असर पड़ने जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मलिक जी हमसे बात करने के लिए और जो कृषि कानून है उन पर चर्चा करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद।